नमस्कार दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 19? हमने 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। कितने? 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लेते हैं, उसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस के पूरे 25 क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट सहित विश्लेषण करते हैं। तो हम आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 19 है। हमने 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। और ये कौन कौन से एग्जाम को मुख्य टारगेट करके चलाए गए हैं? एसएससी कोई भी एग्जाम हो, जैसे मुख्यतः CHSL, CGL, CPO, SSC, GD, SSC, MTS, दिल्ली पुलिस और इंडिया रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे NTPC, RPF, SI और जिसमें भी ग्रुप डी और जिसमें भी जीके जीएस पूछी जाती है, उसके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज के हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था? तो ये पूछ रहा है किस दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। तो ये किसका हुआ था? ये हुआ था शंकर देव का। किसका? शंकर जी का, शंकराचार्य। इसके बारे में देख लेते हैं। महान सनातन दार्शनिक आदि शंकराचार्य शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के दौरान केरल के कौन सी जगह? कांडली में नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने संपूर्ण भारत में अद्वैत वेदांत दर्शन का जोरदार प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों पूर्णतः एक ही होते। कौन कौन सी? जीवात्मा और ब्रह्म दोनों पूर्णतः एक ही होते है। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने भारत के 4 कोनों में प्रसिद्ध सांस्कृतिक पीठों की स्थापना की कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। अब हम इसके बारे में तो देख लिया हमने, शंकराचार्य के बारे में। अब हमारे ऑप्शन में ये 4 और है, 3 और है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनके चैतन्य के बारे में देखते हैं। चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। कौन सी जगह? WB वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के नदियाम में। कौन सी जगह? नदियाम में हुआ था। इन्होंने गोंडीय वैष्णव संप्रदाय, कौन से? गोंडीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी। कौन से? गोंडीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी। अगला है रामानुज। कौन सा? रामानुजाचार्य। इसका जन्म कौन सी जगह हुआ था? तमिलनाडु में। कौन सी जगह? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में। कौन सी जगह? श्री पेरुंबदूर में हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की, कौन सी? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की प्रतिपादन किया। किस? और अगला है संत नामदेव। कौन? संत नामदेव। संत नामदेव के बारे में देख लेते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था? संत नामदेव का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कौन सी जगह? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की कौन सी जगह? हिंगोली में। महाराष्ट्र के हिंगोली में हुआ था। ये वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कौन सी के? वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। अब और भी हम इससे संबंधित सभी दार्शनिकों को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दार्शनिक आए हैं, तो हम इस सभी दार्शनिकों को देख लेते हैं एक नज़र में। हमने वैसे तो आदि शंकराचार्य के बारे में देख लिया, लेकिन एक बार वो जी देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन में आदि शंकराचार्य के बारे में आया था। तो इसका जन्म 8वीं शताब्दी में कौन सी जगह? कांडली केरल में हुआ था। दार्शनिक सिद्धांत, इसने दार्शनिक सिद्धांत कौन सा दिया था? अद्वैत वेदांत। कौन सा? अद्वैत वेदांत। विशेष तथ्य देख लेते इससे संबंधित। इन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी की स्थापना की। अगला है रामानुजाचार्य। कौन सा? रामानुजाचार्य। इसका जन्म 11वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में श्री पेरुंबदूर तमिलनाडु में हुआ था। दर्शन और सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादक कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद का।
विशेष तथ्य, इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। हाल ही में हैदराबाद में इसकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, कौन सी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है, किसकी, रामानुजाचार्य की। अगला है माधवाचार्य, कौन सा, माधवाचार्य। माधवाचार्य के बारे में देखते हैं। 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में इसका जन्म हुआ। ये दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद से, इसका द्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत था। अब इसके विशेष तथ्य, यह संप्रदाय आत्मा और परमात्मा को पूरी तरह अलग मानता है। कौन सा, द्वैतवाद संप्रदाय। ये माधवाचार्य है जो आत्मा और परमात्मा को पूरी तरह अलग मानता है। अगला देख लेते हैं हम निम्बार्काचार्य, कौन सा, निम्बार्काचार्य। इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कौन, वैष्णव संत थे। दर्शन सिद्धांत द्वैता द्वैतवाद, कौन सा, द्वैता द्वैतवाद या वेदा वेद, कौन सा, वेदा वेद। विशेष तथ्य, इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया था निम्बार्काचार्य ने। अब अगला है वल्लभाचार्य, कौन सा, वल्लभाचार्य। जन्म 15वीं शताब्दी में चंपारण छत्तीसगढ़ और वाराणसी। दर्शन सिद्धांत, कौन सा, दर्शन और सिद्धांत कौन सा था इसका, शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग था। कौन सा, शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग था। विशेष तथ्य देख लेते, यह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। किसके, भगवान कृष्ण के ये परम भक्त थे। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, कौन, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। जन्म हुआ था इसका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। कौन सी जगह, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। इसका दर्शन सिद्धांत देख लेते क्या, दर्शन और सिद्धांत। बौद्ध धर्म दर्शन था इसका, और क्षणभंगवाद, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य माने थे इसने। विशेष तथ्य देख लेते ना, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, हमने जो ये बौद्ध दर्शन है उसके बारे में एक वीडियो पहले ही बना लिया है, तो उसको हम जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आपको इस वीडियो मिलने से पहले ही आपको ये मिल जाएगा इससे संबंधित वीडियो। अगला है महावीर स्वामी, कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में देखते, जन्म इसका 540 ईसा पूर्व कुंडलपुर वैशाली बिहार में। कौन सी जगह, कुंडलपुर वैशाली बिहार में। दर्शन और सिद्धांत जैन धर्म दर्शन से संबंधित थे। ये कौन, जैन दर्शन से। स्वायद्वाद और अनेकावाद, पंच महावर्त इसके दर्शन थे। और इसका विशेष तथ्य देख लेते हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन, जैन धर्म के। अगला है चाणक्य, कौन, चाणक्य। इसका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। इसका जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था। कौन सी जगह, तक्षशिला में। दर्शन और सिद्धांत राजनीतिक और आर्थिक दर्शन, सप्तांग सिद्धांत दिया था इसने। विशेष तथ्य देख लेते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला है बसवेश्वर, कौन सा, बसवेश्वर। बसवेश्वर के बारे में देख लेते हैं। बसवेश्वर जन्म 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, 12वीं शताब्दी में, कर्नाटक में। दर्शन और सिद्धांत वीर शैव संप्रदाय, कौन सा, वीर शैव संप्रदाय और लिंगायत आंदोलन चलाया। विशेष तथ्य, इन्होंने सामाजिक समानता और अनुभव मंटप लोकतांत्रिक संसद की तरह ही शुरुआत की। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, संत कबीरदास, कौन, संत कबीरदास। जन्म और काल 15वीं शताब्दी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दर्शन और सिद्धांत निर्गुण भक्ति और सामाजिक सुधार। विशेष तथ्य, इसकी रचनाओं का संग्रह बीजक, कौन सी जगह, बीजक में है। साकी, सदव, शबद और रैमणी कहलाता है। अगला है गुरु नानक देव, कौन सा, गुरु नानक देव। इसका जन्म 1469 ईस्वी में। कौन सा, 1469 ईस्वी में तलवंडी
ननकाना साहिब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। किसका? गुरु नानक देव का। इसका दर्शन और सिद्धांत देखते सिख दर्शन से संबंधित है। एक ओकार एक ईश्वर इसका सिद्धांत था। क्या? एक ओकार एक ईश्वर। विशेष तथ्य सिख धैर्य के संस्थापक कौन? सिख धैर्य के संस्थापक। इन्होंने लंगर सामूहिक रसोई प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? गुरु नानक देव ने लंगर और सामूहिक रसोई की शुरुआत की। चैतन्य महाप्रभु कौन सा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखते हैं। जन्म इसका 16वीं शताब्दी में हुआ था। नदियाँ कौन सी जगह? पश्चिम बंगाल में हुआ था। दर्शन सिद्धांत अचित्य भेदभाव कौन सा? अचिंत्य भेदभाव। विशेष तथ्य इन्होंने कीर्तन पद्धति हरिकृष्ण संकीर्तन का लोकप्रिय बनाया। अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 ईस्वी में कोलकाता में। कौन सी जगह? कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका दर्शन और सिद्धांत आधुनिक वेदांत। आधुनिक वेदांत इसका दर्शन है। व्यावहारिक वेदांत। आधुनिक वेदांत और व्यवहारिक वेदांत इसका दर्शन। विशेष तथ्य देखते 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया और राष्ट्रकर्षण मिशन की स्थापना की। किसकी? राष्ट्रकर्षण मिशन की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती को देख लेते हैं। इसका जन्म 1824 ईस्वी में टंकारा गुजरात में हुआ था। कौन सी जगह? टंकारा गुजरात में। इसका दर्शन वैदिक दर्शन से संबंधित थे। विशेष थे इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कौन सा? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसका प्रमुख ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। किसका है? दयानंद सरस्वती का। अगला है स्वामी प्रबुद्ध। कौन सा? स्वामी प्रबुद्ध। राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है इसे। इसका जन्म 1772 ईस्वी में। कब? 1772 ईस्वी में राधानगर पश्चिम बंगाल में। कौन सी जगह? राधानगर पश्चिम बंगाल में। दर्शन और सिद्धांत एक ईश्वरवाद एक ईश्वर की पूजा। विशेष तथ्य इनने आधुनिक भारत का जन्म कहा जाता है। किसको? इसी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। 82 नहीं है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा के अंत में मुख्य भूमिका निभाई। हमने ये 15 देख लिए हैं। अब हम इससे संबंधित, ये केरल से संबंधित आया है। किससे? केरल राज्य से संबंधित आया है। तो हम केरल की पूरी जानकारी ले लेते हैं। केरल का राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। कौन? पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान का। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो मुख्य न्यायाधीश कौन है? नीतिक जामदार। कौन? नितिन जामदार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और यहाँ की लोकसभा सीट देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा सीट देख लेते हैं। यहाँ की लोकसभा सीट है कितनी है? 20 है। और राज्यसभा सीट है 9। कितनी? राज्यसभा सीट 9 है। अब इससे संबंधित हमारे चैतन्य महाप्रभु से किस राज्य से संबंधित है? यह है पश्चिम बंगाल से। कौन? चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल की देख लेते हैं। अगला देखते हैं हम पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है? 42। कितनी? लोकसभा सीट है 42। और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट है 16। अब 42 नहीं है, 42 है। और राज्यसभा सीट है 16। कितनी? राज्यसभा सीट है 16। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये पूछ रहा है संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वह था BN राव। कौन? BN राव। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सर बेनेगल नरसिंह राव BN राव को वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का आधिकारिक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने वैश्विक स्तर में कई प्रमुख संविधान का गहन अध्ययन करके हमारे भारतीय संविधान का
प्रारंभिक बुनियादी प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से नियुक्त होने वाले सबसे स्वतंत्र न्यायाधीश थे। कौन सबसे पहले स्वतंत्र न्यायाधीश थे? अब ये हमारी संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम पूरी संविधान सभा को देख लेते हैं। क्या पूरी संविधान सभा को देख लेते हैं एक बार। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। क्या भारतीय संविधान सभा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ए से जेड तक कितनी, कौन सी ए से जेड तक पूरी जानकारी लेते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की मांग और पृष्ठभूमि देखते हैं पहले। सर्वप्रथम विचार कब आया? सर्वप्रथम विचार भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में। कब? 1934 में एम एन रॉय ने, किसने प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय ने। कब? 1934 में। कांग्रेस की मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने आधिकारिक तौर पर पहली बार इसकी मांग रखी। किसकी? संविधान सभा की पहली बार मांग कब रखी? 1935 में। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया। ये कब आया था? 1940 में। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पहली बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान खुद भारतीय बनाएंगे। कब? 1940 में। अगला है क्रिप्स मिशन। कौन सा? क्रिप्स मिशन। ये कब आया? 1942 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया। सर स्पोर्ट्स क्रिप्स का एक प्रस्ताव लेकर आए जिसमें मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था, क्योंकि वे विभाजन दो अलग संविधान सभा चाहते थे। क्या? मुस्लिम लीग थी जो विभाजन में दो अलग संविधान सभा चाहते थे। अगला है कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन आया फिर इसके बाद में। कैबिनेट मिशन आया कब? 1946 में। ये देकर भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देंगे कि निम्न चारों को सुमेलित कीजिए डेट के साथ, तो इनके डेट भी दे सकते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में। इस मिशन की सिफारिश के आधार पर अंततः नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। कब? नवंबर 1946 में। इसके 3 सदस्य थे। कौन? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। कौन? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ये तीनों इसके सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन के। अब देखते हैं संविधान सभा की संरचना। क्या? संविधान सभा की संरचना देखते हैं। इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य शुरुआत में 300 निवासी थे। कितने? 300 निवासी सदस्य थे। उनमें से 200 निवासी सीट कितनी? इसमें से 292 सीट, 200 निवासी नहीं, 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों की थी। किसकी? ब्रिटिश प्रांतों की। और 93 सीट देशी रियासतों से। कितनी? 93 सीट देशी रियासतों से थी। देशी रियासतों से। और 4 सीट थी मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। कौन? मुख्य आयुक्त प्रांतों से, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली, एक तो दिल्ली था और दूसरा था अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। कौन? ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। ये 4 जिसके मुख्य आयुक्त थे प्रांत। विभाजन के बाद, पाकिस्तान के अलग होने के बाद भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई? विभाजन के बाद भारत में कितनी सदस्य संख्या रह गई संविधान सभा में? वो रह गई 299। कितनी? 299। सीटों का आवंटन प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। इस सीटों का आवंटन किस प्रकार किया गया था? 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। कितनी? 10 लाख की आबादी पर 1 सीट रखी गई थी। अगला है चुनाव का तरीका कौन सा था? चुनाव का तरीका था अप्रत्यक्ष था। कौन सा? अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव हुआ था। कौन सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव हुआ। महिलाओं की संख्या कितनी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? टोटल 15 महिलाएं थी। कौन? टोटल 15 महिलाएं थी। SSC में ये महिलाएं नहीं पूछी जाती कि कौन कौन सी महिलाएं थी। अगर ये देख लेंगे हम लास्ट में कि कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी इसमें।
महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देख लेंगे। अगला महत्वपूर्ण बैठकें और ऐतिहासिक तिथियां कौन कौन सी है इससे संबंधित। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कौन सी जगह? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। कौन सी का? 9 दिसंबर 1946 वाली उसका। अगला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। इसमें अस्थायी अध्यक्ष की चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अगला है, अगली से कब हुई थी? दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष व पदाधिकारी चुन लिए गए थे। कौन से? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष और पदाधिकारी चुन लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। किसको? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को यहाँ का उपाध्यक्ष चुना गया। और सर वेनिगल नरसिम्हा V.N. राव को इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। किससे? वेनिगल नरसिम्हा V.N. राव पूछा जाता है तो इसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुन गया, जो हमारी क्वेश्चन में पूछा गया है, नियुक्त किया गया। अगला, इन्होंने संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। किसने? V.N. राव ने। अगला 13 दिसंबर, अगली बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। कल 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी थी। अगला है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के में स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला है, प्रारूप समिति और अन्य प्रमुख समितियाँ। कौन? प्रारूप समिति और अन्य प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी थी? संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। अब इस प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी और जो रेलवे के एग्जाम है उसमें प्रारूप समिति से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इन्हें भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। कितने? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। वो सदस्य देख लेते कौन कौन थे। अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अन्य सदस्य देखते एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? एल गोपाल स्वामी अयंगर। अगला है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। डॉक्टर K.M. मुंशी। कौन? डॉक्टर K.M. मुंशी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन? डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधवराव। कौन? एन माधवराव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली। किसने? इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। किसने? B.L. मित्र की जगह ली और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अगला है T.T. कृष्णमाचारी। कौन? T.T. कृष्णमाचारी। इसके बारे में देख लेते हैं। T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 ईस्वी में D.P. केतान की मृत्यु के बाद उसकी जगह ली। किसकी? D.P. केतान की जगह किसने ली? T.T. कृष्णमाचारी ने। इसके प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। ये समितियां भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो। संघ समिति या संघीय संविधान समिति। कौन सी? संघ समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति कौन सी? प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर संचालक समिति कौन? प्रक्रिया नियम समिति संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति, तदर्थ समिति, एडोक्स है ना, झंडा समिति, तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई पुरानी गाइडों में जेपी कृपलानी लिखा है मिलता है, जो कि गलत है। प्रमाणिक उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। इसका प्रमाणिक उत्तर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान का पारित होना और लागू होना, इसके बारे में देख लेते हैं। कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे। और कुल सत्र, इसके लिए कुल सत्र कितने हुए? 11 सत्र हुए। और कुल बैठक कितनी? 12 बैठ के अंतिम दिन को मिलाकर आयोजित किए गए। अब संविधान को अपनाया कब गया? इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुल 284 सदस्यों ने वास्तविक संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कितने? 284 सदस्यों ने वास्तविक संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगला देखते हैं, इसी दिन नागरिकता चुनाव और अंतरिम संसद जैसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324 आदि तुरंत लागू कर दिए। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी को ही अपनाया गया था। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। कब? 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अगला देखते हैं, संविधान के मूल पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान में 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? अनुसूची है 12। कितनी? 12 अनुसूची है। संविधान के कैलीग्राफर कौन? कैलीग्राफर हस्तलेखन कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पूरे संविधान को अपने हाथ से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। कौन सी? इटैलिक स्टाइल में। आजकल ये एग्जाम में ये भी भाषा भी देखकर पूछ लिया जाता है कौन सी स्टाइल में लिखा गया था। सौंदर्यकरण और सजावट कौन? सौंदर्यकरण और सजावट किसने की? शांति निकेतन के कलाकार ने की थी। कौन? शांति निकेतन के कलाकार, जिसने में नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। कौन? व्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। संविधान सभा का प्रतीक शीलमोहर क्या था? हाथी को संविधान सभा का प्रतीक के रूप में अपनाया था। किसको? हाथी को। संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? क्या संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एन.एम. मुखर्जी। कौन? एल.एम. मुखर्जी। कौन? एल.एम. मुखर्जी। संविधान सभा के सचिव एच.वी.आर. अयंगर। कौन? एच.वी.आर. अयंगर थे। अब हम क्विक रिवीजन देख लेते। सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर
BR अम्बेडकर। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। पारित तिथि 26 नवंबर 1949 को और लागू तिथि 26 जनवरी 1949 को। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? क्या कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची ली गई है। कौन सी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बारे में देख लेते हैं हम। क्या इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची प्रस्तावना की विधि, भाषा शैली और संसद के दोनों सदनों की बुलाई जाने वाली संयुक्त बैठक का महत्वपूर्ण प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र राज्य दोनों ही सरकार कानून बना सकती है, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। कौन से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। और राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय में से परामर्श लेने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। अब इससे संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन दो क्या है? संविधान संशोधन। कौन सा? संविधान संशोधन। ये प्रक्रिया भाग 20 में कौन सी जगह? भाग 20 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368। कौन सा? अनुच्छेद 368 है। 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कौन से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। कौन? उच्च न्यायालय का सलाहकार और क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद कौन सा है? 143। कौन सा? अनुच्छेद 143 है। और के तहत राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के परामर्श लेने की यह व्यवस्था कौन सी संविधान से ली गई? किसके संविधान से ली गई है? ये कनाडा के संविधान से ली गई है। किसके? कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला है न्यायाधीशों को हटाया जाना वह मौलिक अधिकार। क्या? न्यायाधीशों को हटाया जाना। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना और मौलिक अधिकार दोनों कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से। किसके? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब ये हमारे चारों ऑप्शनों में अलग अलग देश का आया है, तो हम उन देशों के राष्ट्रपति और वहाँ की राजधानी देख लेते हैं, राष्ट्राध्यक्ष वगैरह सब देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कौन है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज वहाँ के प्रधानमंत्री है। और वहाँ की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कौन? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला है दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ की राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया या केप टाउन। क्या? प्रिटोरिया या केप टाउन यहाँ की राजधानी है। अगला है कनाडा का। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिस टूडो। कौन? जस्टिस टूडो। यहाँ ओटावा यहाँ की राजधानी है। और अगला है अंतिम है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। कौन? वाशिंगटन डीसी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है मई 2024 में भारत में चाबार बंदरगाह के संचालन के लिए खालिस्तान के साथ 10 वर्ष के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये देखते हैं ये किसके साथ किया गया है? ये ईरान के साथ किया गया है। किसके साथ? ईरान के साथ। ये क्वेश्चन हमारी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी एग्जाम आगे मेंशन कर दी गई है हमने। अब इसके बारे में देख लेते हैं। मई 2024 में भारत सरकार ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबार बंदरगाह के विकास, विस्तार और सुचारू संचालन के लिए ईरान देश के साथ एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह महत्वपूर्ण सौदा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। कौन सा? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया गया है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को सीधा अफगानिस्तान और मध्य एशिया
देशों तक व्यापार पहुँचा प्रदान करेगा। अब इसमें 4 देशों के बारे में दिया गया है, तो हम चारों देशों के वहाँ के प्रमुख कौन है और वहाँ की राजधानी क्या-क्या है। अगला है, इसमें है ईरान। कौन सा हमारा ईरान ऑप्शन है, तो ईरान का राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियान। कौन? मसूद पेजेशकियान यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी तेहरान है। क्या ईरान की राजधानी तेहरान है। अगला है पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी। कौन? आसिफ अली जरदारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। कौन? शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री है। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या? इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन। कौन? मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति। कौन? मोहम्मद शाहबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति है। मुख्य सलाहकार कौन है? यहाँ के मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। और यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यमन देख लेते हैं। कौन? यमन। यमन की राष्ट्रपति कौन है? रसाद अल अलीमी। कौन? रसाद अल अलीमी। और यहाँ का राजधानी कौन सी है? सना राजधानी है यहाँ की, सना राजधानी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मिशन सागर निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है? तो ये कौन सी है? किसकी है? भारत की। कौन? भारत की। इसमें हमने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बारे में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के भी देख लिया, अब जापान का देख लेते। कौन? जापान बच रहा है इसमें। जापान के बारे में हम देखते हैं। हम जापान के बारे में देख लेते। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। क्या? जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान का मुद्रा कौन सी है? जापानी येन। कौन? जापानी येन यहाँ की मुद्रा है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किसे किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। किसे? कैलाश सत्यार्थी को। भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने यह सर्वोच्च सम्मान बच्चों के अधिकार की रक्षा और बाल श्रम के खिलाफ चलाया गया था। अपने ऐतिहासिक बचपन बचाओ आंदोलन के अथक संघर्ष के लिए जीता था। दूसरी ओर अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र में मिला था। किसे नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। और अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7वीं शताब्दी में किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांति ला दी थी? तो ये किसने ला दी थी? ये ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने लाई थी। 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने शून्य के व्यवहारिक गणितीय उपयोग के नियम और ऋणक संख्याओं की मूलभूत अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उसकी महान गणितकृति ब्रह्म-स्फुट सिद्धांत ने बीजगणित और अंकगणित के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर गणना प्रणालियों में एक अभूतपूर्व और युगांतरकारी क्रांति ला दी थी, जिसमें ने आगे चलकर आधुनिक विज्ञान का आधार तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विनय मोहन क्वात्रा। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने भारत का नया उच्चायुक्त राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वात्रा 1998 बैच के बेहद अनुभवी भारतीय विदेश सेवा के शीर्ष अधिकारी है। ये तरनजीत सिंह संधू का स्थान संभाल रहे हैं। उस पर भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक और व्यापारिक तकनीकी द्विपक्षीय संबंधों को एक मुकाम पर ले जाने की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करंट अफेयर से संबंधित है। ये सभी जून 2025 में राजेश कुमार को खालिस्तान का मुख्य सचिव नियुक्त किया। तो ये कहाँ का किया है? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? यहाँ लोकसभा सीट है 48। कितनी? 48। और राज्यसभा सीट कितने? 19। कितनी? राज्यसभा सीट 19 है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में देख लेते। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजेश कुमार को जून 2025 में महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह राज्य प्रशासन के इस सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर रहते हुए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के जमीनी कार्यान्वयन, विकास परियोजना को तीव्र प्रगति और कानून व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की पूरी देखरेख को नियंत्रण करेगा। अब इस और राज्यों के भी बारे में देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। राजेश विश्वनाथ आलिंगर यहाँ के राज्यपाल है। के विनोद चंद्रन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और यहाँ लोकसभा सीट कितनी? LS है। लोकसभा सीट है 40। कितनी? 40 लोकसभा सीट है। और RS कितनी है? 16। RS 16 है राज्यसभा सीट। और यहाँ हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में लोकसभा सीट है 10। कितनी? लोकसभा सीट है 10। और राज्यसभा सीट है 5। कितनी? राज्यसभा सीट 5 है। और फिर ओडिशा में कितनी है? ओडिशा में है 21 तो लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। और अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 2025 में समावेशी एवं AI नेतृत्व के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आधिकारिक तौर पर किस महीने में शुरू किया गया? तो ये कब किया गया? अप्रैल में। कौन से में? अप्रैल में। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में समावेशी AI नेतृत्व को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों तक इसके तकनीकी लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 में शुरू किया गया। इस डिजिटल पर अभियान का मुख्य उद्देश्य AI तकनीक के विकास में लैंगिक, क्षेत्रीय और भाषाई असमानता को कम करना तथा देश के ग्रामीण अंचलों में जिम्मेदार तकनीकी को मजबूती प्रदान करना है। अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1878 को किस कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? 1872 को। 78 नहीं है, 1872 है। तो ये किसके द्वारा किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम BAC। कौन सा? BAC 2023 के तहत। ब्रिटिश काल के पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पूर्णतः समाप्त करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम BAC 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह नया आधुनिक कानून डिजिटल दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संदेश और फारसी साक्ष्यों के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देता है। देश की न्याय प्रणाली को भारतीयता के रंग में डालने वाले नए
आपराधिक कानून और आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 2024 में समाचारों में देखे जाने वाला जल उत्सव अभियान खालिस्तान की एक पहल है। तो ये किसकी पहल है? जल उत्सव अभियान। ये पहल है नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग की पहल है। जल उत्सव अभियान नीति आयोग की एक बेहद महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। कौन सी किसके सहयोग से? जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के नागरिकों के बीच जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन और सामुदायिक जल साक्षरता को एक उत्सव के रूप में बढ़ावा देना है। यह महत्वपूर्ण अभियान मुख्य रूप से भारत के आकांक्षी जिलों और पिछड़े ब्लॉकों को टिकाऊ और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? वित्त मंत्रालय द्वारा खालिस्तान में शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना कौन सी? यूपीएस केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली का एक विकल्प प्रदान करती है। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी अगस्त 2024 में। इसके बारे में देख लेते पूरी जानकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को उसके अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन कानूनी गारंटी देकर पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच एक बेहद सुरक्षित और आकर्षक विकल्प प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वांडा। कौन सा? वांडा का मुख्यालय कहाँ है? वांडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। कौन से का? मॉन्ट्रियल। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में। कब? 10 नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सहयोग से की गई थी। इसका मुख्य कार्य खेल जगत में प्रतिबंधित नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध उपयोग पर कड़ाई से रोक लगाना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह निष्पक्ष खेल भावना की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। आइस हॉकी। कौन सा? आइस हॉकी रिंग के चारों ओर बाड़ या फेंसेस को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसको बॉर्डर कहा जाता है। किसको? आइस हॉकी के चारों तरफ जो लगाया जाता है उसको बॉर्डर कहा जाता है। आइस हॉकी खेल में जिस ठोस बर्फ के सतह पर मैच खेला जाता है उसे रिंग कहा जाता है। इस बर्फीले रिंग के चारों ओर बनी लकड़ी या मजबूत फायर ग्लास की सुरक्षात्मक बाड़ दीवार जैसी संरचना को बॉर्डर्स कहा जाता है, नाम दिया जाता है। यह बॉर्डर्स मैच के दौरान खेल के रबड़ पंख और तीव्र गति से दौड़ रहे खिलाड़ियों को अनियंत्रित होकर मैदान के बाहर गिरने से सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त विकास अवधारणा को सर्वोच्च रूप से समझाया गया है? तो ये कौन सा है? विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगला देखते हैं इसके बारे में। सतत विकास का सीधा तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक विकास प्रक्रिया से है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है जिसे
वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के अतिरिक्त तथा उनकी ज़रूरतों के साथ कोई समझौता न हो। यह महत्वपूर्ण पर्यावरण अनुकूलन अवधारणा पहली बार 1987 को वैश्विक ब्रेटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जून 2025 में किस राज्य के 2 नए रामसर स्थलों को भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो ये किसका था? राजस्थान का। और अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए? ये हो गए 100। कितना? 100 रामसर साइट हो गया है। अभी नया रामसर साइट जो 5 जून 2026 को बना है पर्यावरण दिवस के दिन। अब उन सभी को देखेंगे हम। पहले इसका थोड़ा सॉल्यूशन। जून 2025 में राजस्थान राज्य के 2 नए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिक क्षेत्र को वैश्विक महत्व अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसके समावेशन में मरुस्थलीय राज्य में जैव विविधता और वैज्ञानिक संरक्षण, प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और पर्यावरण पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि को बचाने के लिए 1971 ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित और ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध है। अब इसके बारे में पूरा देख लेते हैं हम। राजस्थान में कौन कौन सी रामसर साइट जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी खींचन और मेनार। कौन कौन सी? खींचन और मेनार फलोदी जिले में स्थित है। कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्धि कौन सी? खींचन। और मेनार कौन स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित। इसे वर्ल्ड विलेज भी कहा जाता है। क्या? वर्ल्ड विलेज भी कहा जाता है। अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। वर्तमान में कुल 100 रामसर साइट है। वर्तमान में 2026 में कुल 100 रामसर साइट है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। कितने? 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 13। जो कौन कौन से बने हैं ये देख लेते हैं। अंतिम 10 रामसर स्थल देख लेते हैं जो कौन कौन से बने हैं। रामसर स्थल क्या? 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? वह बना है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, जो 2026 में बना है। अभी 5 जून को बना है ये तो। और अगला है 99वां कौन सा? सेका झील पक्षी अभ्यारण्य। ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये अप्रैल 2026 में बना था। कब? अप्रैल 2026 में। अगला है 98वां झारी दंड। कौन सा? झारी दंड गुजरात में स्थित है। ये जनवरी 2026 में बना था। अगला है पटना पक्षी बिहार जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जनवरी 2026 में बना था। ये क्वेश्चन राजस्थान एसआई में पूछा गया है। सिलीसेट झील अलवर। कौन से में? सिलीसेट झील अलवर में है। राजस्थान अलवर में दिसंबर 2025 में जुड़ा है। अगला है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, दिसंबर 2025 में जुड़ा है। गोगाबिल झील बिहार में स्थित है जो अक्टूबर 2025 में जुड़ा। गोकुल जलाशय बिहार में स्थित है, सितंबर 2025 में जुड़ा। उदयपुर झील जो बिहार में स्थित है। कौन सी? उदयपुर झील जो बिहार में स्थित है, सितंबर 2025 में जुड़ा। खींचन राजस्थान में स्थित है, जून 2025 में जुड़ा। 91। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। 8वीं शताब्दी में निम्न कैलाश मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कैलाश मंदिर। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में, औरंगाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफा संख्या 16 में अद्वितीय स्थापत्य कला का प्रतीक कैलाश मंदिर स्थित है। इस विशाल भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह पूरी दुनिया में बेजोड़ वास्तुकला का उदाहरण है क्योंकि इसे
नीचे से ऊपर नहीं बल्कि एक ही विशालकाय ठोस पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया तराशा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? राय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? कौन सा? राय। वैसे तो हम दिल्ली ही दो तीन दिन में सभी राज्यों के लोक नृत्य देख लेते हैं। आज हम इसमें कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब इनमें मध्य प्रदेश के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोक नृत्यों से, उनको एक नज़र में देख लेते हैं। बोलकर बताएंगे, इसमें लिखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसमें कौन कौन से मध्य प्रदेश के? मटकी, जवारा, राय, भगोरिया। कौन कौन से? मटकी, नजारा और राय, भगोरिया। ये कहाँ के? मध्य प्रदेश के। पंजाब के कौन कौन से? पंजाब के है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, किकली और सम्मी नृत्य। ये कहाँ के? ये है पंजाब के। ओडिशा के कौन कौन से? ओडिशा का है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, छऊ नृत्य, गोटीपुआ, बागनाच। ये सभी कहाँ के? ये है ओडिशा के। और असम के कौन कौन से? असम के बिहू, बगरुम्बा, बोरताल नृत्य और ओजापल्ली नृत्य। कौन? बिहू, बगरुम्बा, बोरताल नृत्य और ओजागिरी नृत्य कहाँ के? असम के। अब इसका सॉल्यूशन देख ले। राय नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का एक अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बेडिया जनजाति की महिलाओं द्वारा शुभ सामाजिक अवसरों, लोक उत्सवों और विवाह समारोह के दौरान अत्यंत हर्षोल्लास के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस सुंदर पारंपरिक नृत्य के केंद्र के में मुख्य नर्तकी होती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेडनी कहा जाता है, जो मृदंग और ढोलक की थाप पर द्रुत गति से लोक नृत्य में प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कावकारिसी नामक नाटकम। कौन सा? कावकारिसी नाटकम निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यंग नृत्य है? तो ये कहाँ का है? केरल का। केरल का। कावकारिसी नाटकम दक्षिण भारत के केरल राज्य की एक अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक लोक नाट्य विधा है। ये मूल रूप से समाज में व्यापक कुरीतियों और धार्मिक विसंगतियों, पाखंडों और मानवीय कमजोरियों पर टीका प्रहार करने वाला एक बेहद जीवंत और मनोरंजन हास्य व्यंग है नृत्य नाटक है। इसमें ग्रामीण कलाकार रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा धारण करके स्थानीय संगीत और चुटीले संवादों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आम जनमानस को एक गहरा नैतिक और सामाजिक संदेश प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोल रहा है? बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यय में शामिल होता है? एक है सरकारी कर्मचारियों का वेतन और दूसरा है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन। तो वे दोनों ही शामिल होते हैं। क्या? ये दोनों ही शामिल होते हैं। केंद्रीय वार्षिक बजट में वित्तीय वार्षिक विवरण के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला मासिक वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मियों को मिलने वाला पेंशन दोनों को ही अनिवार्य रूप से राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राजस्व व्यय मूल रूप से ऐसा चालू सरकारी खर्च होते हैं जिसमें से भारतीय भविष्य के लिए किसी नई भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता और न ही सरकार की कुछ पुरानी वित्तीय देनदारी का या कर्ज की में कोई कमी आती है। यह दैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है अंतिम शक्तिशाली
मुगल बादशाह कौन थे? क्या अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब महान मुगल साम्राज्य के अंतिम सर्व शक्तिमान और विशाल भूभाग पर सीधे नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय शासक औरंगजेब ने, जिनकी मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी। उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक अपनी चरम भौगोलिक सीमा तक फैल चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाले सभी शासकों को इतिहास में उत्तर मुगल शासक कहा जाता है, जो बेहद अयोग्य और कमजोर विलासी सिद्ध हुए, जिसके कारण विशाल साम्राज्य में तीव्र गति से पतन हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया मुगल बादशाह से, तो हम पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। हम पहले देखते हैं मुगल शासकों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। सभी मुगल शासक देख रहे हैं, तो हम पहले मुगल शासकों को याद करने की BHAJSO, क्या BHAJSO, इसको देखते हैं। B से बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और O से औरंगजेब। क्या BS से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये इनका सही क्रम है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं बाबर को। बाबर के बारे में देखते हैं 1526 से 1530। कब? 1526 से 1530। संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक। ये फरगना उज्बेकिस्तान का शासक था और तैमूर तथा चंगेज खान का वंशज था। इसके बारे में महत्वपूर्ण देख लेते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। कब? पानी पिया। कब? इसके ये युद्धों की ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया। भारत में पहली बार तोपखाने और तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। अगला है पानी पिया, खाना खाने से खानवा का युद्ध। कब? 1527 में। कब? 1527 में राणा सांगा को हराया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अगला है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। इस प्रकार है ट्रिक। चांद देखा ट्रिक छोड़ दी थी हमने। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया। कब? किसको? मेदिनी राय को। 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों को हराया। अफगानों में कौन? मोहम्मद लोदी को हराया। यह जल और थल दोनों पर लड़ा गया पहला युद्ध था। अगला है इसकी आत्मकथा देखते। तुजुक-ए बाबरी। कौन? इसकी आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी, बाबरनामा। तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने, किसने? अब्दुल रहीम खान एक खाना ने इसको फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका मकबरा कहाँ है? काबुल में। कौन सी जगह? काबुल, अफगानिस्तान में। अगला है हुमायूं। कौन? हुमायूं का शासनकाल रहा है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। ये 1540 तक रहा, फिर ये वापस चला गया और फिर आया 1555 में वापस साम्राज्य स्थापित किया। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। क्या? भाग्यशाली होता है। लेकिन इतिहासकार लेनपुन के अनुसार वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या? लेनपुन का कथन है कि इसके बारे में वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगला है शेरशाह सूरी के साथ युद्ध देखते हैं। 1539 चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। फिर है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह सूरी से बुरी तरह हारकर हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भारत छोड़ना पड़ा। निर्वासन काल रहा है इसका। फिर वापसी कब हुई इसकी वापसी हुई थी 1555 में। कब? 1555 में सरिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराकर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किसको? सिकंदर सूरी को।
सिकंदर सूरी को हराकर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1556 में दिल्ली में दीनपना पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1556 में। जीवनी देखते इसकी जीवनी है हुमायूंनामा। कौन सी हुमायूंनामा? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने फारसी में लिखी। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या? इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अकबर आया था फिर 1556 के बाद, 1556 से 1605 तक। कब? 1556 से 1605। राज्याभिषेक 13 वर्ष की अल्पायु में कल्लानौर, कौन सा? कल्लानौर पंजाब में हुआ था। इसका संरक्षक बैराम खां थे। कौन? बैराम खां। इसके महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते। 1556 का पानीपत का युद्ध। कौन सा? 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध। बैराम खां अकबर की सेना ने हेमचंद्र को हराया। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर के सेनापति मानसिंह और राजा टोडरमल ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया। यह अनिर्णायक युद्ध था। 1601 असीरगढ़ का युद्ध। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। कौन सा? असीरगढ़ का युद्ध। धार्मिक और सामाजिक सुधार वर्षों के साथ एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वर्ष और ये पूछे जाते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। कब? 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। गुजरात विजय की याद में यहाँ बुलंद दरवाजा बनाया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। किसकी याद में? गुजरात विजय की याद में। अगला है 1575 में। कौन सा? 1575 में इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना की और 1582 में। कब? 1582 में दीन ए हिलाई तौहीद ए इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया। इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल थे। कौन? हिंदू बीरबल थे, महेश दास। अगला है प्रशासन, मनसबदारी प्रथा और भूमि सुधार के लिए दहशाला प्रणाली टोडरमल बंदोबस्त शुरुआत की। नवरत्न, अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? नवरत्न थे बीरबल, तानसेन, रामतनु पांडे। टोडरमल अबुल फजल अकबरनामा के लेखक, फैजी, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन। मकबरा कहाँ है इसका? सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। अगला है जहांगीर। कौन? जहांगीर। बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। इसका शासनकाल 1605 से 1627 तक। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने न्याय की जंजीर, आगरा के किले में न्याय मांगने के लिए सोने की जंजीर लगवाई। सिख गुरु से विवाद, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया शहजादी खुसरो की सहायता करने के लिए आरोप में। अगला है विदेशी यात्री। इसके समय में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? इसके दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत कैप्टन ओपकिंस। कौन? कैप्टन ओपकिंस 1608 और सर थॉमस रो 1515 व्यापारिक अनुमति लेने आए थे। 1615 में आया था ये। विवाद 1611 में मेरुनिसा से विवाह हुआ जिसे नूरजहाँ संसार की रोशनी की उपाधि दी गई। मकबरा, इसका मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। शाहजहाँ ने बचपन का नाम था खुर्रम। क्या? खुर्रम। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रमुख निर्माण ताजमहल आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल, क्या इसकी बेगम मुमताज महल की याद में अर्जुमंद बानो बेगम, क्या अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसके पर मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद
अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया मयूर सिंहासन तख्त ताऊद। इसी सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा था, जिसे 1739 में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया था। उत्तराधिकार का युद्ध। इसके अंतिम दिनों में इसके बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर दिया था। मकबरा ताजमहल में स्थित है। औरंगजेब ने 1658 में, कब? 1658 से 1707 तक, जो ये हमारी इसमें देख रखा है, यह मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। उपाधियाँ इसे आलमगीर, कौन कौन सी? आलमगीर, और अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। धार्मिक नीतियाँ क्या कहती है इसकी 1669 में, 1679 में, कब? 1679 में जजिया कर दोबारा लागू किया, जो अकबर ने बंद किया था। इसने संगीत, शराब, जुआ, झरोखा दर्शन और नवरोज त्योहार मनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। अगला, सिख गुरु से विवाद। कौन? सिख गुरु से विवाद। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के इस्लाम न स्वीकार करने पर दिल्ली की चांदनी चौक पर हत्या करवा दी। निर्माण औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की पूर्ण नकल या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अगला है मकबरा खुलदाबाद। कौन सा? खुलदाबाद, दौलताबाद, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। उत्तर मुगल काल में कौन कौन महत्वपूर्ण है, ये देख लेते। साम्राज्य का अंत 1707 से 1857। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक योग्य नहीं था, जिसके कारण साम्राज्य बिखर गया। और बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, इसे शाह बेखबर कहा जाता है। जहादार शाह, इसे लंपट मुल्क कहा जाता है इसने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किया। फर्रुखसियर, इसे घूर्णित फायर कहा जाता था। इसने 1777 में अंग्रेजों को भारत में व्यापार का मैग्ना कार्टा दिया। मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। ये कोई एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो इनको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। सरकार द्वारा करों में कटौती करने तथा बजट घाटे को चलाने के प्रभाव के बारे में प्रारंभिक धारणा क्या है? तो यह उपभोक्ता को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या? उपभोक्ता को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी पारंपरिक व्यापक अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार जब भी सरकार प्रत्यक्ष करों में बड़ी कटौती करती है और देश में राजकोषीय घाटे का बजट अपनाती है, तो आम जनता और उपभोक्ताओं के पास बाजार में खर्च करने योग्य शुल्क आय में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस आर्थिक नीति को विस्तारवादी और राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि लोग अधिक खरीदारी करते हैं, जिसे बाजार में कुल मांग और उपभोग खर्च को बहुत तेजी से बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महावीर जैन ने किस उम्र में आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया था? तो ये कब लिया था? 30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने सांसारिक मोह माया का परित्याग कर आध्यात्मिक सत्य, ज्ञान और कैवल्य की खोज के लिए 30 वर्ष की परिपक्व आयु में अपने राजसी वैभव, माता पिता और सुखद गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। इसके पश्चात उन्होंने निरंतर 12 वर्ष तक घने जंगलों में बिना अन्न जल के बेहद कठिन और कठोर तपस्या की थी, जिसके उपरांत उन्होंने जबरिक ग्राम के समीप
रिज्जुपालिका नदी के पवित्र तट पर एक वृक्ष साल के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है? तो भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। हमारे प्यारे देश का गौरवशाली भारत नाम ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले सनातन संस्कृति की सबसे प्राचीन और आद्य धर्म ग्रंथ ऋग्वेद के लिए शब्द श्लोकों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम भारत की सप्त सिंधु 7 नदियों के क्षेत्र नाम भाग में निवास करने वाले अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली भरत नामक आर्य कबीले के नाम पर इस संपूर्ण भूभाग पर का नाम आगे चलकर भारतवर्ष पड़ा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, इसमें 10 राजाओं का महायुद्ध में विराजा सुदांश के इस भारतवंश की ऐतिहासिक विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी क्वेश्चनों के संबंध में कोई राय हो तो वह राय ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।